नमस्कार, राम राम सा। वेलकम इनटू दी इकोनॉमिक सर्वे लेक्चर सीरीज। सो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है एंड चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट में हम जो है वो कृषि का परिदृश्य, भू उपयोग, कृषि जोत, मानसून, अकाल एवं जलवायु प्रदेश के रिगार्डिंग बात कर चुके थे। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली जहाँ से सवाल बनते हैं कृषि से रिलेटेड जितनी भी योजना है उनको पढ़ चुके थे। अब हम पार्ट 2 में आ रहे हैं। अब एक्चुअली में पार्ट 2 में भी हम दो पार्ट बनाएंगे, 2A एंड 2B, इस तरीके से रखेंगे। तो पार्ट 2 के शुरुआत वाले में हम देखेंगे जल संसाधन। हमारे राजस्थान में जल संसाधन क्या है, प्रमुख जो परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भूजल को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं, जल ग्रहण विकास को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं, उसके अलावा भूजल आकलन रिपोर्ट 2020 आई है और सिंचाई के प्रमुख स्रोत से रिलेटेड जो डाटा है वो हम देखेंगे 2A के रूप में। तो ये जल संसाधन वाला पार्ट 2A रहेगा। और 2B में कवर होगा 20वीं पशु जनगणना, पशुपालन विभाग, दुग्ध उत्पादन, गोपालन निदेशालय और पशुधन अनुसंधान केंद्र। ये अपना 2B में कवर होगा। तो 2A के रूप में हम जल संसाधन देखने वाले हैं। आप सभी को मैंने पहले ही PDF प्रोवाइड करा दी है, आप सभी ने उसे प्रिंट करा लिया होगा। और इस तरीके से अपना पार्ट 1, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो योजनाएं थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, PM फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये हमारे पार्ट 1 में हो चुके हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन, PM कुसुम योजना जो कि अपना अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने के लिए सरकार के द्वारा पहल चलाई गई है। एंड लास्ट में हम फर्टिगेशन फोलियर एंड ये वाला अपना फर्टिलाइजेशन एंड ऑटोमेशन योजना शुरू थी। कृषि विपणन भी हमने देख लिया, मार्केटिंग किस तरीके से होती है, मैंने पूरी इस सिस्टम से समझाया था। फिर उसमें भी APMC एक्ट क्या होता है, ई नाम क्या होता है, ये हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। मंडी एंड एग्रीकल्चर को सबको ऑल इंडिया लेवल पे जोड़ना, ई नाम। किसान कलेवा योजना जिसमें 5 रुपये में भोजन मिल जाता है किसान कलेवा योजना में। महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक जो होते हैं, हम बाल पल्लेदार, उनके लिए योजना। कृषक कल्याण कोष जो शुरुआत में 1000 करोड़ से थी, बाद में अभी बढ़ा करके जो है वो 5000 करोड़ कर दिया गया है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के नाम पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा। और उद्यानिकी में जो है वो पढ़ने का कुछ रहा नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी पहले ही कवर हो चुकी थी। उद्यानिकी से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन कवर हो चुका था, कृषि वानिकी पे मिशन कवर हो चुका था, राष्ट्रीय आयुष मिशन कवर हो चुका था, कुसुम योजना, और ये भी कवर हो चुका था। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा एज ए रिमाइंड हम जो है ये देख लेते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन कौन से हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ बट रिमाइंड कर लेते हैं। खजूर सागरा के लिए जैसलमेर के भोज का नाम जगह पे वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। जैतून के लिए बस्सी जयपुर में और खेमरी धौलपुर में इजराइल की सहायता से जो है वो जैतून का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। सिट्रस यानी खट्टे फल के लिए नाता एक जगह है कोटा में, इजराइल की सहायता से वहाँ पे जो है बनाया गया है। अनार के लिए ढिंडोल बस्सी में एक जगह है, वहाँ पे जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। औषधीय फसलों एवं मसाला के लिए झालावाड़ में, तो याद रखना औषधीय फसलें एंड मसाला जहाँ पे भी आए तो वो झालावाड़ से रिलेटेड होगा। अमरूद के लिए जो है वो टोंक में बनाया गया है। संतरा के लिए वही कोटा और झालावाड़ दो जगह बनाया गया है। आम, नींबू, अमरूद, बेर, आम के लिए खेमरी धौलपुर में भी बनाया गया है। तो खेमरी धौलपुर वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रख लेना, इसमें बहुत सारी जगह चीज़ें हैं, आम, नींबू, अमरूद, बेर और आंवला। ड्रैगन फ्रूट के लिए जो है एक तो बस्सी में है, उसके अलावा कोटा में है और टोंक में है। पिस्ता के लिए लूड़करण में है, ओके। एंड हो व जोजोवा के लिए फतेहपुर सीकर में है और ढंड जयपुर में है, ओके। एंड औषधीय फलों के लिए मालवी में है, सीताफल के लिए चित्तौड़गढ़ में है। जैविक खेती हेतु एक्सीलेंट सेंटर जो है वो झालावाड़ में है। प्रथम मसाला पार्क जो है वो त्रिवेदी या मथानी या जोधपुर में है। द्वितीय मसाला पार्क जो है वो रामगंज मंडी कोटा में है, ओके। उसके अलावा 2021-22 के बजट में जो घोषणाएं की गई थी और 2022-23 के बजट में जो घोषणाएं की गई थी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार जस्ट देख लेते हैं। 2021-22 में घोषणा की गई थी 3 लाख किसानों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर्स एवं बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। डाटा है, याद नहीं रहे तो कोई भी इशू नहीं है, ओके। 1 लाख किसानों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी, ये 2021-22 यानी पिछले वाले बजट में घोषणा की गई थी। 3 लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ पे 4 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे, ये शायद 3 लाख था। एंड 30,000 कृषकों के लिए डिग्गी एवं फार्म फॉर्म बनाए जाएंगे। 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकलर एवं मिनी स्प्रिंकलर दिए जाएंगे, ये 2021-22 की घोषणा थी। अब 2022-23 की ये थी कि इस समय अपना फार्मर वेलफेयर फंड था, उसमें राशि बढ़ा करके 5,000 करोड़ कर दी गई थी
और उसमें बोला गया था कि हमें सभी कृषि से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उनको मिशन मोड पे चलाना है। तो बोला कौन कौन सी योजनाएं चलाना है, तो ये इन योजनाओं को मिशन मोड पे फास्ट मोड में करना है, क्योंकि अब हमने एक्स्ट्रा पैसा उपलब्ध करा दिया है। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना, राजस्थान जैविक खेती किसान, उसके मिशन राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण। तो याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना। फार्मर वेलफेयर फंड जो शुरुआत में 1000 करोड़ से किया गया था, बाद में 2000 करोड़ किए गए थे पिछले बजट में, और इस वाले बजट में 5000 करोड़ कर दिया है। और उन्होंने बोल दिया जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको फास्ट मोड पे करो बस। ओके, दैट्स इट। सो अब हम 2A में जो है वो जल संसाधन से रिलेटेड सारी बात करने वाले हैं, जिसमें प्रमुख नहरें हैं और प्रमुख जो हैं योजनाएं हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। तो जल संसाधन, ठीक है, तो जल संसाधन से रिलेटेड एक डाटा जो है वो जल संसाधनों के मामले में हमारा राजस्थान जो है वो ऑल इंडिया में 11वें पोजीशन पे है। जल संसाधन के रिलेटेड अगर डाटा देखें तो हमारा राजस्थान जो है वो जल संसाधन के मामले में 11वें नंबर पे आता है। देखिए यहाँ पे केंद्रीय भूजल आकलन रिपोर्ट है ये 2020 की, जिसे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय भूजल आकलन रिपोर्ट 2020 की, यानी अपना जो ज़मीन है उसमें पानी के रिगार्डिंग और सतह पे जो पानी है उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट जारी की जाती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड GI एक्ट के GI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हमारे राजस्थान में देश के सतही जल का सिर्फ 1.16% है। थोड़ा आप अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए कि हमारे यहाँ पे हम जो एरिया कवर करते हैं ऑल इंडिया का 10.41% कवर करते हैं, ठीक है, हम क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं, लेकिन हमारे पास में इतना एरिया होने के बाद में ऊपर का जो पानी है सतही जल है वो सिर्फ 1.16% है। और अगर हम भूजल की बात करें तो भूजल भी 1.7% है ऑल इंडिया का। तो हमारा जो है वो जल की मात्रा जो है वो हमारे राजस्थान में बहुत कम है कंपेयर टू ऑल अदर स्टेट्स, ठीक है। इसलिए हमारे राजस्थान को थोड़ा सा हम जो है वो सूखा प्रदेश भी मानते हैं। हमारे राजस्थान में सभी जो भूजल ब्लॉक हैं उनको 295 ब्लॉक में बांटा गया है। 295 जल के आधार पे भूजल ब्लॉक बनाए गए हैं, 295 ब्लॉक बनाए गए हैं। और इन जो 295 ब्लॉक हैं इनको भी 4 भागों में बांट दिया गया है। बोले 4 भागों में कैसे बांटेंगे? 4 भागों को बांटना होगा कि उनमें यूज कितना हो रहा है पानी का और कितना उनका रिचार्ज हो रहा है। मतलब एक होता है अति दोहन, एक होता है क्रिटिकल, एक होता है सेमी क्रिटिकल, एक होता है सुरक्षित ब्लॉक। बोले सर कैसे? अति दोहन का मतलब है कि आपका जहाँ दोहन रिचार्ज से अधिक हो रहा है, मान लीजिए कि इस साल बारिश आपकी हुई 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, लेकिन आपने ज़मीन से पानी निकाल लिया 90 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने जितना रिचार्ज होना चाहिए था उससे ज़्यादा पानी आपने निकाल लिया, तो ये हो गया अपना अति दोहन या डार्क जोन। यानी जो प्रकृति द्वारा बारिश के कंडीशन में जो पानी आपको पहुंचाया जा रहा है अंदर ज़मीन में, उससे ज़्यादा जो है वो दोहन हो रहा है, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उसे बोला जाता है क्रिटिकल। और हमारे राजस्थान के 295 में से 203, ऑल ओवर 295 में से 203 यानी अधिकतर जो है वो क्रिटिकल यानी डार्क जोन में है, डार्क जोन के हैं, अति दोहन वाले हैं। उसके बाद में आता है क्रिटिकल। इसमें बोला है कि जितना दोहन हो रहा है रिचार्ज का वो 90 से 100% तक हो रहा है। मतलब आपके पास में 80 सेंटीमीटर जो है वो नीचे की साइड में पानी जा रहा है, तो आप 80 सेंटीमीटर का 90 से 100% यानी 75 से 80 सेंटीमीटर तक जो है वो निकाल रहे हो, ठीक है। जितना अंदर जा रहा है उसका 90 से 100% यानी मतलब आप निकाल रहे हो बराबर के बराबर, ये मान के चलिए कंप्लीट सा। तो ऐसे 23 जिले हैं, 23 ब्लॉक हैं जिनमें क्रिटिकल है एंड सेमी क्रिटिकल, जहाँ दोहन रिचार्ज का 70 से 90% होता है। जितना रिचार्ज हो रहा है उससे उसका सिर्फ और सिर्फ 70 से 90% जो है दोहन है वो सेमी क्रिटिकल होता है। एक होता है रिजर्व। रिजर्व में जो है वो दोहन रिचार्ज का 70% से कम होता है। दोहन यानी खर्चा, रिचार्ज यानी अंदर वाटर जाना। तो जितना अंदर वाटर जा रहा है उसका सिर्फ 70% ले रहे हैं तो फिर ठीक है, सुरक्षित है, क्योंकि 30% नीचे की साइड में एक्स्ट्रा बच गया तो वो सुरक्षित है। और सुरक्षित वाले 37 है। बट ये ध्यान रखना आपने यहाँ पे अति दोहन डार्क जोन, जहाँ पे नीचे जो पानी जा रहा है रिचार्ज जो हो रहा है उससे ज़्यादा हम यूज में ले रहे हैं, वो कितने हैं? 203 है। कुल मिला के जल के कितने ब्लॉक हैं? 295 है, ठीक है। 1.16% जो है वो सतही जल है
और भूजल जो है वो 1.12 है, और जल के मामले में हमारा राजस्थान 11th पोजीशन पे आता है 28 राज्यों में, ठीक है। एंड उसके बाद में लवणीय ब्लॉक जो है यहीं पे इन्होंने कुछ ब्लॉक ऐसे बनाए हुए हैं जहाँ लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो 3 ब्लॉक हैं, तारानगर चूरू में, खाजूवाला अपना बीकानेर में, और रावतसर हनुमानगढ़ में। ये 3 ब्लॉक जिनमें लवणता की अधिक मात्रा पाई जाती है, इन्हें लवणीय ब्लॉक भी कहा जाता है। बाकी इतना ध्यान रखना, अति दोहन वाले 203 हैं, क्रिटिकल वाले 23 हैं, और सुरक्षित वाले 37 ब्लॉक हैं, ओके। और उसके अलावा अपने राजस्थान के 29 ज़िले जो हैं वो अति दोहित हैं, इनमें ही शामिल हो जाते हैं अपने आप ही, कि 29 जिलों का कोई ना कोई ब्लॉक जो है वो अति दोहित है। इस तरीके से जो है वो उसका जो अधिक मात्रा में यूज हो रहा है, तो वो अति दोहित है ये, ओके। राज्य के 4 जिले जो हैं सुरक्षित हैं। अब सुरक्षित का आप खुद से अनुमान लगा लीजिए, जहाँ अधिक बारिश होती होगी और वहाँ पे दोहन कम होता होगा वही सुरक्षित होंगे। जैसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर बहुत अच्छी बारिश होती है नीचे की साइड में, इवन माही नदी के कारण भी पानी अधिक मात्रा में होता है और उतना ज़्यादा यूज नहीं हो पाता है, उसका 70% से कम हो पाता है, इसलिए सुरक्षित है। उसके अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़, नीचे के 2 राज्य और ऊपर के नीचे के 2 जिले और ऊपर के 2 जिले ये सुरक्षित हैं। नीचे के 2 जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा अधिक वर्षा होती है, और ऊपर के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ यहाँ पे नहरों की उपलब्धता अधिक होने के कारण जो है वो ये एक तरीके से सुरक्षित ब्लॉक हैं, ओके। तो ये अपना डाटा है केंद्रीय भूजल आकलन रिपोर्ट 2020 के अनुसार, ओके। अच्छा, भूजल को बचाने के लिए कुछ योजनाएं चल रही हैं कि भूजल जो है वो आपका संरक्षित रहना चाहिए। अटल भूजल योजना ये 2020 से 2025 तक चलाई जा रही योजना है। ये भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। राजस्थान में 7 जिलों में लागू है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार जो है वो 50% की हिस्सेदारी का खर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इन राज्यों में भूजल के गिरने के स्तर को रोकना और समुदाय के व्यवहार में पानी के प्रति संवेदनशीलता लाना। भूजल जो गिर रहा है उसे रोकना, और इसके लिए क्या करोगे कि आप जो है वो रिचार्ज अधिक से अधिक मात्रा में करो, ठीक है। जो पानी आ रहा है बारिश का उसे अंडरग्राउंड में जाने की सुविधा की जानी चाहिए, रिचार्ज अधिक होना चाहिए। दूसरा, लोगों को पानी का जो मिसयूज करते हैं उसको रोकने का व्यवहार चेंज करना होगा, कि आप जो पानी का मिसयूज करते हो वो आगे आपको और आपके बच्चों या भविष्य के लिए घातक हो सकता है। इसलिए ये तो लोगों के व्यवहार में चेंज करना, और दूसरा रिचार्ज करने की पूरी कोशिश करना। 2 ही तो चीज़ें हैं उसमें, एक तो दोहन और एक रिचार्ज, ठीक है। अब या तो आप रिचार्ज बहुत अधिक करो, ठीक है, और दोहन कम करो, तब तो आप जो है वो भूजल को संरक्षित कर सकते हो। वही बात उन्होंने बोली है कि रिचार्ज अधिक करना है और दोहन कम करना है, बस फिर अपने आप संरक्षित हो जाएगा, ठीक है। एंड टोटल जो है वो 7 राज्यों में लागू है ये योजना अभी तक, ठीक है। एंड हमारे राजस्थान के 17 जिले हैं और 38 पंचायत समिति के 11 से 14 ग्राम पंचायतों में ये लागू है, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ की पिक्चर डाले हुए हैं। अटल भूजल योजना, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी इंपॉर्टेंट है इसमें। लोगों की भागीदारी से ये धारणीय भूजल का विकास करना एक तरीके से, ओके। इंक्लूड बिहेवियरल चेंज इन द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, लोगों के व्यवहार में चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ताकि वो मिसयूज ना करें, दोहन गलत तरीके से ना करें, ओके। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन इन दी आइडेंटिफाइड वाटर स्टेट एरियाज, जहाँ पे जल की कमी है उन क्षेत्रों पे पहले फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पानी जैसे आ रहा है बिल्डिंग्स का, उसे जो है वो नीचे की साइड में पानी को भेज देना, ये होता है रिचार्ज करना, और दोहन जो है वो कम और सिस्टमेटिक वे में करना, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ डाला हुआ है, ग्राउंड वाटर बॉडीज और ये सब, ये इसका उद्देश्य है। बस कहानी इतनी समझनी है, रिचार्ज करना और दोहन करना। रिचार्ज करना यानी पानी को जल के नीचे की ज़मीन के अंदर भेजना, और दोहन करना यानी ज़मीन से पानी को बाहर निकालना। तो रिचार्ज अधिक मात्रा में करो और दोहन जो है वो कम करो, इस तरीके से ये रहने वाला है, ओके, अटल भूजल योजना। सो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे राजस्थान में सिंचाई से रिलेटेड डाटा है। सिंचाई इन द सेंस कि खेती के लिए पानी की उपलब्धता, ठीक है। तो राजस्थान में ऑल ओवर आपको पता है कि कुल कितना जो है वो क्षेत्रफल है, 342 लाख हेक्टेयर, ठीक है। हेक्टेयर बोलेंगे अभी, क्षेत्रफल खेती के हिसाब से बात कर रहे हैं, बाकी 3.42 लाख है, किलोमीटर स्क्वायर भी है, ओके। तो इसे हेक्टेयर में बदल देते हैं, तो 342 लाख हेक्टेयर। 342 लाख हेक्टेयर में से यहाँ पे हमने बताया था कि 208 हेक्टेयर तक, वैसे तो 180 हेक्टेयर डायरेक्ट जो है वो कृषि की जाती है, लेकिन हम थोड़ा बहुत उसमें वानिकी भी शामिल कर लेते हैं, तो 208 लाख हेक्टेयर जो है वो वहाँ पे कृषि से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं। उसमें से 88 लाख हेक्टेयर जो है
वहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और सिंचाई भी किस किस तरीके से, या तो आप कुएं और ट्यूबवेल के द्वारा करेंगे, या नहरों के द्वारा करेंगे, या तालाब के द्वारा करेंगे, या कुछ अन्य स्रोत हो सकते हैं। तो हमारे राजस्थान में जितनी भी सिंचाई की जाती है यानी 88 लाख हेक्टेयर में, उसमें सबसे ज़्यादा कुएं और नलकूप में यानी हाईएस्ट ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। खेतों पे ट्यूबवेल लगे हुए होते हैं, बिजली या इलेक्ट्रिक या डीजल पंप होते हैं, उनके द्वारा पानी को नीचे से ग्राउंड वाटर से निकाला जाता है और खेतों में डाला जाता है। अधिकतम 72% जो है वो इनके द्वारा ही होता है, कुएं या नलकूपों के द्वारा होता है। और उसके अलावा नहरें हैं, कुछ नहरें, नहरों का विकास उतना अधिक नहीं हो पाया है, नहरों का विकास और अधिक होना चाहिए था। पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी में बहुत अच्छे तरीके से नहरों का विकास है, तो वहाँ पे अधिक मात्रा में जो है वो खेती होती है और बहुत अच्छी उपजाऊ जो वहाँ पे फसल होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे नहरों का विकास उतना उन्नत किस्म से नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25% ही नहरों के माध्यम से जो है वो कवर किया जाता है सिंचित क्षेत्र में। अब हमें वो नहरें भी देखनी है, कौन कौन सी नहरें हैं। इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, चंबल नहर, उसके अलावा अपर गंगा प्रोजेक्ट, अपर यमुना प्रोजेक्ट चल रहा है, और कुछ छोटी छोटी नहरें हैं। ठीक है, तो सोम कमला अम्बा परियोजना, ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं, वही इस लेक्चर में उद्देश्य है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड तालाबों से इतना ही होता है नाम मात्र, अन्य स्रोतों से 2% होता है। बट अब इसमें से ये जो आपको मैंने दिखाया है, इसमें से याद करने वाला की पॉइंट क्या रहा। पहला तो आपको पता होना चाहिए हमारे राजस्थान में कुल कितना क्षेत्रफल जो है वो सिंचित क्षेत्र है, वो 88 लाख हेक्टेयर है। ओके, 208 लाख हेक्टेयर में से कुल सिंचित कितना है, 88 लाख हेक्टेयर। वैसे तो राजस्थान का टोटल एरिया इतना है, लेकिन हमारे यहाँ पे कृषि कितने क्षेत्र में की जा रही है, 208 लाख, 180 प्लस उसके बाद में 28 के आसपास में, तो 208 लाख हो गया। उसमें से 88 लाख हेक्टेयर पे जो है वो सिंचाई होती है। उस सिंचाई में भी 72% जो है वो ट्यूबवेल से। तो पहला डाटा ये हुआ कि हाईएस्ट सिंचाई जो की जाती है वो ट्यूबवेल नलकूपों के द्वारा की जाती है, नहरों से सिर्फ 25% की जाती है। अब इन 25% नहरों के बारे में हमें पूरा पढ़ना है इस लेक्चर में। उसके बाद में राज्य में सभी सिंचाई परियोजनाओं में सिंचित क्षेत्रफल, सिंचाई परियोजना यानी ये वाला हिस्सा जो है, और उसके अलावा और भी योजनाएं चल रही हैं, उनको ओवरऑल कवर करके 39 लाख हेक्टेयर जो है वो सिंचाई परियोजनाओं में सिंचित क्षेत्रफल होता है। सर्वाधिक सिंचाई जो होती है परियोजनाओं के तहत वो गंगानगर और हनुमानगढ़, जिसमें अपने आप इंदिरा गांधी नहर के द्वारा होती है। और न्यूनतम सिंचाई जो होती है डूंगरपुर और राजसमंद में होती है। सिंचाई इन द सेंस कि सरकार ने कोई योजना चलाई, उस योजना से नहरें निकाली, या ट्यूबवेल की भी योजनाएं चला सकती है सरकार। उन योजनाओं से जो है वो खेतों में पानी की पहुंच जो हो रही है उसे बोलेंगे सिंचाई परियोजनाओं से। सरकार के द्वारा कोई प्रोजेक्ट चलाया गया है, उसके तहत जो है वो अगर खेती के लिए पानी पहुंच रहा है तो उसे सिंचाई परियोजना बोलेंगे। ये 39 लाख हेक्टेयर हो रहा है। ओके, बाकी ये 25% थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कुछ चीज़ें परियोजनाएं जो हैं वो ट्यूबवेल रिलेटेड भी हो सकती हैं सरकार की, कुछ योजनाएं तालाब रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो सबको मिला के इतना डाटा इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। ठीक है, राजस्थान में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो इंदिरा गांधी नहर से होती है, उसके बाद में गंगा नहर से होती है, फिर चंबल नहर से होती है। और जिले वाइज बात करें तो गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई होती है, डूंगरपुर और राजसमंद में न्यूनतम सिंचाई होती है। तो इस वाले पार्ट में तो आपको याद करने वाली 2-3 चीज़ें ही रहीं कि कुल मिला के सिंचित जो क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है वो है अपना 88 लाख हेक्टेयर का। अधिकतम जो हो रही है वो ट्यूबवेल से हो रही है, नहरों से 25% हो रही है, और कुल जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं, नहरों के अलावा भी और परियोजनाएं जो हो सकती हैं, उनसे मिला करके जो हो रही है 39 लाख हेक्टेयर हो रही है। जिसमें सर्वाधिक कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ आ रहे हैं, न्यूनतम डूंगरपुर और अपना राजसमंद आ रहा है। राज्य में अपना इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर और चंबल नहर, इनसे कंटिन्यूसली सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी नहर से, फिर गंगा नहर से, फिर चंबल नहर से जो है वो अपने यहाँ पे सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान में सिंचाई की स्थिति हमने देख ली, केंद्रीय भूजल रिपोर्ट आकलन हमने देख लिया। तो अब हमें वो योजनाएं देखनी है जिनमें हमारे यहाँ राजस्थान में जो है वो सिंचाई की जाती है या आगे वो सिंचाई के लिए यूज में होने वाली है। तो राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, 39 लाख हेक्टेयर। ओके, अभी जस्ट आपको बताया ही था। अब ये जो 39 लाख हेक्टेयर है, इसे हम जो है वो 7 तो बड़ी परियोजनाओं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं 5 हैं, और लघु परियोजनाएं 41 हैं, इनमें बांट सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 7 जो बृहद सिंचाई परियोजना, इनका नाम याद रहना चाहिए आपको। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम याद रहना चाहिए, लघु परियोजनाओं के नाम नहीं पढ़ने और ना ही याद करने। ओके,
तो मैं सबसे पहले बृहद सिंचाई परियोजनाओं के नाम बोलता हूँ आपको। नर्मदा नहर परियोजना, जिससे जालौर और बाड़मेर को पानी मिलता है। ठीक है, नर्मदा नहर जो कि एमपी से निकलती है और गुजरात में बहते हुए अपनी अरब सागर में मिल जाती है, और गुजरात में वहाँ पे सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। उस सरदार सरोवर से अलग अलग जगह पे गुजरात, एमपी एंड राजस्थान के लिए पानी प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे राजस्थान के लिए जो कैनाल आती है वो नर्मदा नहर परियोजना आती है, जो कि राजस्थान के नीचे वाले जो दो जिले हैं जालौर और बाड़मेर के लिए जल की उपलब्धता कराते हैं। जालौर में फब्बारा आधारित सिंचाई पद्धति पे पूर्ण रूप से ये नर्मदा नहर कार्य करती है। तो नर्मदा नहर पहला आपका बड़ी परियोजना में हुआ। दूसरा है परवन परियोजना। परवन अपना एक नदी है जो काली सिंध, परवन और लास्ट में चंबल नदी में मिल जाती है। तो परवन परियोजना ये झालावाड़ में है। इससे कोटा, बारां और झालावाड़ इन 3 जिलों को फ़ायदा होता है। ठीक है, उसके बाद में धौलपुर लिफ्ट परियोजना, धौलपुर में लिफ्ट परियोजना है, इसके तहत धौलपुर को फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा एक बड़ी परियोजना है राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना। इससे जल पुनर्गठन के रिगार्डिंग रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है जितनी भी पुरानी परियोजना है। उसके अलावा कोटा में एक जगह है नवरेरा, वहाँ पे बांध बना हुआ है, तो नवरेरा बांध परियोजना। ऊपरी उच्च स्तरीय नहरें हैं, ऊपर की साइड में जो नहरें हैं उन सबको एक साथ में देख लेंगे, जिनमें से अपना इंदिरा गांधी नहर परियोजना से शुरू करेंगे, और एक है पीपलखूट परियोजना। ये आपको 7 जो मेजर बड़ी परियोजनाएं उनके नाम पता होना चाहिए। नर्मदा, परवन, धौलपुर लिफ्ट, राज मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना, नवरेरा बांध, ऊपरी उच्च स्तरीय जितनी भी नहरें हैं एंड पीपलखूट परियोजना। उसके बाद में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की बात करें हम, तो मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में एक तो बूंदी में है इम्पोर्टेंट, गड़दड़ा बूंदी में है, एक ताकली कोटा में है, उसके बाद में गागरोन जो है वो अपना झालावाड़ में है, तो आहू नदी पे गागरोन में है, एंड उसके बाद में छिपा बदौड़ नाम की जगह, ल्यासी नाम की जगह पे बारां में है, एंड हथिया 2 किशनगंज बारां में भी एक परियोजना है। तो ये 5 परियोजनाएं जो हैं वो आपको मध्यम वाली याद रहनी चाहिए। पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में कि निम्न में से कौन मध्यम परियोजना में शामिल नहीं है। आप पूछ तो कुछ भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला गड़दड़ा बूंदी में, दूसरा ताकली कोटा में है, तीसरा गागरोन आहू नदी पर बना हुआ झालावाड़ में है, एंड चौथा जो है वो ल्यासी बारां में है, और 5वां हाथीदो अपना बारां में। अच्छा, एक चीज़ आप देख लीजिए, मध्यम परियोजनाएं जो भी हैं वो नीचे वाले ज़िले में ही हैं, कोटा, बारां और बूंदी में। देखो इस तरीके से इन वाले क्षेत्र में। और वैसे भी आपको पता है ये हमारा राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता है कि इस क्षेत्र में चंबल नदी तो एक सेकंड, इस क्षेत्र में इस तरीके से चंबल नदी जा रही है, इसकी सहायक जो है वो बनास है, और इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। मैंने बताया था ये वाला जो क्षेत्र है कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, अधिक नमी रहती है यहाँ पे, और यहाँ पे नदियाँ भी बहुत होती हैं, इसलिए ज़्यादातर परियोजनाएं यहीं पे बन रही हैं। और अभी जो सबसे बड़ी परियोजना बनने वाली है राजस्थान की, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, वो भी इन नदियों का पानी लेकर के और ऊपर की साइड में पहुंचाना, और इधर के जितने भी ऊपर वाले ज़िले हैं जिनमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, इन सभी ज़िलों को सिंचाई एवं पीने के पानी की उपलब्धता कराना, ये ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है वो अभी चल रही है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले। बाकी इस मैप में मैं आपको एक बार सबसे बड़ी परियोजनाओं को एक बार दिखाता हूँ। देखो यहाँ से ऊपर की साइड से 2 नदियाँ आती हैं, सतलज और ब्यास, उनको मिलन होता है हरिके नाम की एक जगह पंजाब में, हरिके बैराज उसे बोला जाता है। वहाँ से हमारे राजस्थान के लिए एक नहर निकाली गई और मसीता वाली हेड तक आती है, और मसीता वाली हेड से लेकर के मोहनगढ़ तक जाती है अपनी इंदिरा गांधी नहर। फिर उसका सेकंड फेज ले गए थे बाड़मेर के गढ़रा रोड तक। तो ये है अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सबसे इम्पोर्टेंट। ये 1952 में शुरू हुई थी और धीरे धीरे 1986 में इसका नाम जो है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। उससे पहले इसका नाम राजस्थान नहर परियोजना था। एंड अगर और ओरिजिनली बैक साइड में जाएं तो यहाँ पे सतलज रिवर पे 1925 के आसपास में बीकानेर की राजा गंगा सिंह के टाइम पे वहाँ पे गंग नहर निकाली गई थी, जो गंगानगर तक आती थी। तो सबसे पुरानी जो नहर परियोजना है वो गंग कैनाल परियोजना है, जो कि गंगानगर के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। उसके बाद में अपनी
इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नीचे की साइड से गुजरात से सरदार सरोवर डैम से आती है नर्मदा नहर, जो कि अपने जालौर में और बाड़मेर में 2 जगहों पे जो है वो सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है, जालौर और बाड़मेर। उसके बाद में इधर अपनी माही नदी है, तो माही नदी के आसपास में सोम, कमला, अम्बा, ये सब प्रोजेक्ट हैं ही है कि। एंड उसके अलावा यहाँ पे जाखम नदी पे जाखम प्रोजेक्ट, जाखम बांध बना हुआ है। तो बांध बने हुए हैं, वहाँ पे अपने आप आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई और पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये अपना पूरा का पूरा जो है वो पानी से भरा हुआ क्षेत्र है इधर की साइड में। तो यहाँ पे चंबल परियोजना है, ईस्ट राजस्थान को कैनाल प्रोजेक्ट चल रहा है। ऊपर से यमुना नदी जो है वो इस तरीके से आगरा के पास होके निकल जाती है, हमारे भरतपुर के पास होके। तो यमुना नदी से जो है एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है राजस्थान पानी के लिए। तो अपर जो है वो यमुना प्रोजेक्ट कहा जाता है उसे, उसमें लखवाड़ नाम की जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से पानी जो है वो लाया जाएगा और हमारे भरतपुर और अलवर में जो है वो सिंचाई और पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये बृहद परियोजनाएं और मध्यम परियोजनाएं याद रहनी चाहिए। बृहद परियोजनाओं के नाम बोल रहा हूँ मैं, एक बार रिमाइंड करिए। नर्मदा, परवन, धौलपुर लिफ्ट, राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन, नवरेरा, ऊपरी उच्च सीमा की जितनी भी नहरें हैं, और पीपल कोट, ये हो गई अपनी उच्च स्तरीय या बृहद सिंचाई परियोजना। मध्यम की बात करते हैं, गरदड़ा बूंदी में, ताकली कोटा में, गागरोन झालावाड़ में, ल्यासी बारा में और हाथीदोहे बारा में। ओके, अब हम देखते हैं प्रमुख नहर परियोजनाएं। इंदिरा गांधी, नर्मदा, परवन, ईआरसीपी, नवरेरा बैराज और धौलपुर लिफ्ट परियोजना। सो लेट्स स्टार्ट विद दी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। वैसे तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पे एक अलग से पूरा लेक्चर बनाया जा सकता है, बट एक ओवरव्यू में यहाँ देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अगर इस मैप के थ्रू देखने की कोशिश करें, एक नदी आ रही है ब्यास, एक नदी आ रही है सतलज। ये दोनों हरिके नाम की जगह पे बनी है, रुकती हैं, वहाँ पे एक पूरा बांध बना हुआ है। पीछे की साइड में हरिके बांध बन जाता है, हरिके बैराज बन जाता है। ये वर्तमान में हरिके बैराज जो है वो वेटलैंड एरिया है, लेकिन पंजाब में। ओके, फिर यहाँ से ये नदी सतलज रिवर है, अगर पानी छोड़ते हैं तो धीरे धीरे पानी पंजाब के थ्रू होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे इस बांध से एक नहर निकाली गई राजस्थान के लिए, और ये पहले पंजाब फीडर के थ्रू अपने राजस्थान में आती है मसीता वाली हेड तक। ठीक है, मसीता वाला हेड से लेके मेन कैनाल निकाली गई है नीचे की साइड में जैसलमेर के मोहनगढ़ तक। फिर उसका सेकंड पार्ट लिया गया जैसलमेर के मोहन से गडरा रोड बाड़मेर तक, ये पार्ट लिया गया। इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल मिला के 9 तो ओरिजिनल शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट नहरें। अब देखो, ओरिजिनल शाखा और 7 लिफ्ट नहरों में कुछ थोड़ा सा अंतर आप समझ लीजिए। लिफ्ट नहर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में जैसे पानी, जैसे ये नदी जा रही है, इस साइड में इसका बहाव है, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ से पानी पहुँचाना है तो पानी इधर चढ़ाव है ही नहीं, तो फिर क्या करना पड़ता है, पानी को पहले ऊपर उठाना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे, तो ऐसे ऊपर ऊंची जो है वो जलाशय बनाया जाएगा, मोटर के द्वारा इस जलाशय में पानी भरा जाएगा। जब ये ऊंचाई इस वाले क्षेत्र से अधिक हो चुकी होगी तब आपको जो है वो पानी पहुँचाया जाएगा। तो ये होती है लिफ्ट नहर। अगर हम इस तरीके से इस वाली इमेज में देखें तो नहर की इस साइड में तो ऑटोमेटिक जा ही रही है ये, तो इधर की साइड में तो लिफ्ट नहर की ज़रूरत नहीं है, 9 सीधी सीधी शाखाएं। लेकिन अगर पानी आपको इधर पहुंचाना है तो पहले पानी को उठाना पड़ेगा और आपको फिर पहुंचाना पड़ेगा पानी को, क्योंकि ऊंचाई पे पहुंचाना है तो लिफ्ट करना है पहले पानी को, एंड देन फिर आपको जो है वो फ्लो करके भेजना है किसी जगह पे। तो 9 तो इसमें से मुख्य ब्रांच निकली हुई है जिनका ज़्यादा यूज नहीं है। यूज जो ज़्यादा है वो किसका है, ये लिफ्ट नहरों का, क्योंकि ये बैक साइड में आके ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट्स को पानी प्रोवाइड करा रही हैं। ठीक है, 9 नहरों के मैं 9 प्रमुख शाखाओं के नाम बताऊं मैं अगर, तो एक सूरतगढ़ शाखा है, एक अनूपगढ़ शाखा है, उसके बाद में एक पूगल ब्रांच है, एक दांतोर ब्रांच है, एक बरसलपुर ब्रांच है, एक बर्नवाला ब्रांच है, और एक शहीद बीरबल ब्रांच है, और ये सागरमल गोपा ब्रांच है। तो ये तो 9 तो सीधी सीधी शाखाएं, इनमें तो सीधा पानी चला जाता है इधर की साइड में। ओके, अब हमें वापस से पानी ऊपर लिफ्ट करके लेना है, तो ऊपर हनुमानगढ़ में रावसर है, नीचे की साइड में चूरू और झुंझुनू के लिए जो है वो अपनी चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना है। उसके बाद में नीचे बीकानेर के लिए कमरसेन लिफ्ट परियोजना है। बीकानेर से होते हुए नागौर तक पहुंचाने के लिए पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट परियोजना है। उसके अलावा बीकानेर में एक एरिया के लिए बीर तेजाजी लिफ्ट योजना है। नीचे की साइड में अगर हम जोधपुर तक ले जाते हैं तो डॉक्टर करनीलाल योजना है, दूसरी गुरु जम्बेश्वर योजना है जोधपुर के लिए, और तीसरी जय नारायण व्यास योजना है जोधपुर के लिए। बाकी
मेहरगढ़ से और गडरा रोड तक के लिए ये सीधा सीधा जिसे हम बाबा रामदेव सब ब्रांच भी कहा जाता है। ठीक है, बाबा रामदेव, रामदेवरा नाम पे जो है उनके नाम पे बनी हुई है। ठीक है, तो अब डाटा देख लीजिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1952 में शुरू हुई थी और 1986 में इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर, शुरुआत में राजस्थान परियोजना के नाम से था। एंड उसके बाद में ये ओरिजिनली फंक्शनल यहाँ तक जो पानी आ रहा है वो, यहाँ तक जो पानी आ रहा है वो 2005 में कंप्लीट हुई है। ओके, 2005 में कंप्लीट हुई है, उससे पहले पानी शुरू हो चुका था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक तरीके से पश्चिमी राजस्थान के लिए जो है वो भागीरथ का काम करती है और बहुत अच्छी तरीके से सिंचाई की जाती है वहाँ पे। तो प्रथम चरण जो होता है वो हरिके बैराज से सीताबादी हेड तक लेके आना, यानी 204 किलोमीटर। यहाँ हरिके बैराज है, यहाँ से यहाँ तक लाना, यानी फीडर है ये, इसमें से इधर उधर पानी नहीं निकाला जाएगा, ये राजस्थान का फीडर है, तो इसे राजस्थान फीडर भी बोला जाता है। हरिका बैराज से मसीतावाली हेड जो कि हनुमानगढ़ में, फिर मसीतावाली हेड से पूगल तक उन्होंने प्रथम चरण में 393 किलोमीटर कवर किया है। इन दोनों को मिला के 393 होता है। ओके, तो प्रथम चरण में क्या किया गया, पहले राजस्थान फीडर बनाया गया, फिर राजस्थान फीडर का मसीतावाली हेड से पूगल तक, ये वाली पूगल यहाँ तक, ठीक है, पूगल ब्रांच यहाँ तक जो है वो इस जगह से लेके और यहाँ तक प्रथम चरण में किया गया। द्वितीय चरण में पूगल से मोहनगढ़ तक, यहाँ पूगल से और मोहनगढ़ तक जो है वो द्वितीय चरण में किया गया 256 किलोमीटर तक। और कुल लंबाई जो है इस रास्ता अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, वो आप निकाल लीजिए, 393 प्लस 256, 549, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है वो कुल लंबाई कितनी है, 549 किलोमीटर, बहुत होता है 549। और राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में कुल लंबाई जो है वो 35 किलोमीटर तो मसीतावाली हेड तक है, उसके बाद में 189 यहाँ तक है और 256 यहाँ तक है, तो कुल मिला के 480 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में है। ये इसकी उप शाखा है, छोटी उप ब्रांच है, ठीक है। इसलिए ओरिजिनल तो यहीं तक मानी जाएगी इंदिरा गांधी नहर, ओके, यहाँ तक मानी जाएगी। और राजस्थान में कुल कितनी लंबाई हुई, 480, और ओवरऑल कितनी हुई, 549, 549, ओके। एंड राजस्थान में मुख्य नहर की जो लंबाई है, अगर राजस्थान में यहाँ से मुख्य नहर की लंबाई अगर मानी जाए तो वो जो हो रही है वो अपनी हो रही है 545। इसमें आपको 35 किलोमीटर घटाना पड़ेगा, और वो कहाँ तक का घटाना पड़ेगा, वो यहाँ तक का घटाना पड़ेगा मसीतावाली हेड तक का, क्योंकि मसीतावाली हेड तक, मसीतावाली हेड जो है ना, जैसे ये राजस्थान की बॉर्डर है, यहाँ से फीडर आ रहा है, एंड मसीतावाली हेड राजस्थान बॉर्डर से 35 किलोमीटर अंदर है, ठीक है। अब यहाँ मसीतावाली हेड से नहर शुरू होती है, उससे पहले फीडर है, ठीक है। तो बस इसलिए 35 किलोमीटर घटाना पड़ेगा आपको। बस थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करिए, दोबारा से समझा देता हूँ आपको। चलो ओके, यहाँ से समझिए, कोशिश करिए। लेट मी एक्सप्लेन यू। दो नदियाँ आ रही हैं, एक है अपनी सतलज, एक है ब्यास, यहाँ बना दिया हरिके बैराज, इसमें पानी हो गया जमा, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे अपना फीडर, राजस्थान फीडर। यहाँ पे अपनी राजस्थान की बॉर्डर शुरू हो रही है, ओके, ये अपने राजस्थान की बॉर्डर शुरू हो गई है। यहाँ पे फीडर से लेके अपना पानी लेके आ गए हम मसीतावाली हेड तक, ठीक है। फीडर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसमें से पानी को नहीं निकाला जाता है। फिर उसके बाद में पहली परियोजना में जो है वो हम शुरू करेंगे और पूगल तक लेकर के जाएंगे, ओके, पूगल तक। और दूसरी चरण में जो है वो हम शुरू करेंगे वो लेके अपना पूरा का पूरा मोहनगढ़ तक, ठीक है। दूसरी चरण में हम पूरा का पूरा अपना मोहनगढ़ तक लेके जाएंगे, ओके, मोहनगढ़ तक। अब इन लंबाइयों की बात करते हैं, ठीक है। पहली परियोजना में मैं आपको कलर चेंज कर लेता हूं और आपको लंबाइयां बताता हूं, ठीक है। पहली परियोजना पहला फेज था, वो पहला फेज भी 2 चरणों में होता है। पहला फेज यहाँ तक है, लेकिन इसके 2 चरण हैं, एक चरण तो यहाँ तक लाना और दूसरा चरण यहाँ तक लाना, ठीक है। तो इसका पहले चरण की जो कुल लंबाई है वो है अपनी 393, जिसमें से 204 और 189 है। ये है अपनी 204 यहाँ तक, ठीक है, और ये है 193, ठीक है। और ये अपना कुल मिला के 393, 189 एक्चुअली में 189, और ये है अपनी कुल मिला के 393, ओके, 393 किलोमीटर, ओके, 393 किलोमीटर। तो ये कुल पहले चरण में इतना हुआ, 393 किलोमीटर। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, ये यहाँ से राजस्थान की बॉर्डर शुरू हो जा रही है, तो उसके 35 किलोमीटर तक जो है वो फीडर आ रहा है। यहाँ से अपनी इंदिरा गांधी नहर शुरू हो रही है, यहाँ से, ओके, ठीक है, यहाँ से। बाकी ओवरऑल अगर लंबाई की बात करेंगे तो दूसरे फेज का और देख लेते हैं। दूसरा फेज यहाँ से यहाँ तक है, और इसमें जो लंबाई थी वो 256 किलोमीटर थी, 256 किलोमीटर थी। अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो आप सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 3-4 सवाल निकलते हैं, देख लीजिए आप कैसे कैसे। बोले कि अगर मैं आपसे पूछूं
कि इस जगह से लेके हरी के बैराज से लेके और यहाँ तक कुल लंबाई कितनी है, तो दोनों को जोड़ दो, 393 और 256, 545 जो हो जाएगी, ये टोटल लंबाई हो जाएगी कंप्लीट इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में कितनी है, तो आप ये वाला हिस्सा जोड़ दो, ठीक है, ये वाला हिस्सा जोड़ दो, ठीक है, ये वाला, तो राजस्थान में हो जाएगी। और उसमें से अगर ये 35 किलोमीटर घटा दोगे तो राजस्थान में मुख्य नहर की लंबाई हो जाएगी। ओके, बस ये बानी है कुल लंबाई राजस्थान में 393 प्लस 256, एंड उसके बाद में आप घटा देंगे तो 480 जो है 445 जो है वो मुख्य नहर की लंबाई है। ओके, तो ये अपना है। एंड इनसे कि पेयजल जो है वो 4 जिलों को दिया जाएगा, सिर्फ पेयजल सीकानेर, झुंझुनू, नागौर और बाड़मेर को सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है इंदिरा गांधी नहर से, यहाँ सिंचाई नहीं हो रही है। उसके बाद में पेयजल एवं सिंचाई 10 जिलों में हो रही है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर और बाड़मेर। अब इमेज में आप देख पाएंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे। मोस्टली आप जो है वो बहुत सारे जिलों को फायदा हो रहा है, यहाँ पे एक एक करके बोला हूँ। हनुमानगढ़ और गंगानगर हो गए, इधर चूरू हो गया, इधर झुंझुनू तक हो गया, इधर नागौर तक हो गया, इधर बीकानेर हो गया, इधर जोधपुर हो गया, बीकानेर चल ही रहा है, जैसलमेर और बाड़मेर ही हो गए। ओके, उसके अलावा यहाँ सीकर तक भी पानी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन 10 जिलों को जो है वो पेयजल और सिंचाई दी जा रही है। बाकी 4 जिले सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर ये दूर दूर हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये अपनी इंदिरा गांधी नहर है। बाकी इस पर पूरा एक लेक्चर किया जा सकता है, जो हम कभी अपने राजस्थान वाले ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में पूरा देख लेंगे। नेक्स्ट अपना राजस्थान नर्मदा सिंचाई परियोजना। नर्मदा सिंचाई परियोजना का मैंने आपको मैप के थ्रू बताया था कि नीचे की साइड में जो है वो इधर की साइड में सरदार सरोवर डैम है, वहाँ से जो है नर्मदा नहर आ रही है और वो अपना जालौर और बाड़मेर 2 जिलों के लिए पानी की उपलब्धता करा रही है। ठीक है, तो 2008 में पहली बार यहाँ से जल प्राप्त हुआ हमें नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना के तहत। नर्मदा सिंचाई परियोजना एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान को इतना 0.5 मिलियन एकड़ फीट ये पानी बड़े मात्रा में होता है, उसे नापने की एक इकाई होती है मिलियन एकड़ फीट, ये इतना जल प्राप्त हो रहा है हमें। नर्मदा नहर राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों में जलापूर्ति करता है। देश की पहली संपूर्ण फव्वारा आधारित सिंचाई परियोजना है। ये थोड़ा सा की पॉइंट याद रखना, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देश की पहली संपूर्ण फव्वारा आधारित सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो वो नर्मदा सिंचाई परियोजना है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी परवन बहुउद्देशीय परियोजना। ये परवन नदी पे खानपुर नाम की एक जगह है झालावाड़ में, तो वहाँ पे निर्माणाधीन है, जिससे कोटा, बारा, झालावाड़ इनको जो है वो पेयजल एवं सिंचाई की आपूर्ति हो रही है। उसके अलावा शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 12 में है, छाबड़ा थर्मल पावर और कवई थर्मल पावर जो कि 12 में है, इनको भी जो है वो जल की आपूर्ति होने वाली है। बस इतना ध्यान रखना। 5 नंबर में 2 नंबर में कुछ भी पूछा जाए आपसे परवन परियोजना के बारे में बताइए, तो पहली बात तो आप ये लिख देना, परवन नदी पर खानपुर झालावाड़ में निर्माणाधीन परियोजना या ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को ही है। इससे कोटा, बारा, झालावाड़ को पेयजल एवं सिंचाई आपूर्ति की जा रही है। इसके द्वारा शेरगढ़ वन्य अभ्यारण्य जो कि 12 में है, उसके अलावा झाबड़ा थर्मल प्लांट एवं कबई थर्मल प्लांट जो कि 12 में है, उनको जलापूर्ति की जा रही है। ये अपनी परवन परियोजना है। ठीक है, ये यहाँ पे है परवन परियोजना। ओके, देन सबसे इम्पोर्टेंट जिसका रिगार्डिंग सवाल पूछा जा चुका है 2018 के आरएस मेंस में, वो पूछा गया था, 10 नंबर का पूछा गया था एक्चुअली में, ईस्टर्न राजस्थान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखो, ये जो परियोजना है वो घोषणा 2017-18 में की गई थी, उस समय वसुंधरा जी सरकार थी, उस समय की गई थी, लेकिन अभी तक ये धरातल पे नहीं आ पाई है। और धरातल पे नहीं आने का कारण ये रहा कि इस पे जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से खींचतान चल रही है। हमारी राजस्थान सरकार चाह रही है कि इसमें केंद्र सरकार अपना 50% योगदान दे, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने से अभी ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें शुरुआत में जब 2017-18 में बात की गई थी तब 37,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन अब वर्तमान में डाटा देखा जाए तो नया बोला गया कुछ समय पहले ही कि अब 9600 करोड़ रुपए खर्च होने वाले। मतलब आप देखिए 4-5 साल में डबल से भी ज़्यादा जो है वो पैसा बढ़ चुका है, 3 गुना पैसा बढ़ चुका है, यानी भ्रष्टाचार का एक पूरा अड्डा बन चुका है। ओके, तो ये घोषणा 2017-18 में हुई है। मानसून अवधि में क्या है इस योजना के तहत, पार्वती, काली सिंध, मेज, चाकण, कूल और कुन्नू नदी जो कि नीचे वाली नदियां हैं, ये अपनी झालावाड़ और बाराकोटा वाली नदियां हैं,
कि अतिरिक्त पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती एवं चंबल नदी के बेसिन में लाना, यहाँ की नदियों को ऊपर वाली नदियों में ले जाना और ऊपर के जितने भी जिले हैं उनको जलापूर्ति करना, ठीक है, स्थानांतरित करने की परियोजना है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को इससे परियोजना में से पेयजल और सिंचाई जो है वो जलापूर्ति होगी। पूर्वी राजस्थान में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले यानी 3 करोड़ जनसंख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित होने वाली है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ये मैंने इतना लिख दिया। ओवरव्यू में अगर 10 नंबर में पूछा जाए तो आप किस तरीके से लिखेंगे? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट परियोजना यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसकी घोषणा 2017-18 में 37,000 करोड़ रुपए के फंड के तहत की गई थी, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को मिलकर के इस परियोजना को चलाना था। लेकिन सरकारें बदलने के कारण, सामंजस्य नहीं होने के कारण इस योजना को अभी वर्तमान में धरातल तक नहीं पहुंचाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो मानसून की अवधि में नीचे की साइड यानी कोटा संभाग की जो नदियां हैं, पार्वती, काली सिंध, मेज, चाकण, कुल्लू, ये नदियां हैं, इनका जो एक्स्ट्रा पानी जो वेस्ट होकर के चंबल नदी के थ्रू यमुना नदी में चला जाता है, उस वेस्ट पानी को रोक करके ऊपर की साइड में बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती, इन नदियों के बेसिन में स्थानांतरित करना, ताकि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल एवं सिंचाई जल आपूर्ति की जा सके, जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से 13 जिलों के 3 करोड़ लोग प्रभावित होंगे और इससे पूर्वी राजस्थान में 2 लाख करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी और कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। इस योजना को अभी तक जो है धरातल पे लागू नहीं किया गया है। वर्तमान में राजस्थान सरकार 9600 करोड़ रुपए के माध्यम से इस योजना को स्वयं भारत करते हुए लागू करने का सोच रही है। इस योजना के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट एक जो है वो बांध बनाया जा रहा है, नवरेरा एवरा बैराज परियोजना। इससे हम इनडायरेक्ट दूसरे नाम से भी बोलेंगे तो नवरेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक। एक्चुअली में क्या कर रहे हैं कि नवरेरा नाम की एक जगह है कोटा में, वहाँ पे एक बांध बनाया जा रहा है। उस बांध पर फिर वहाँ से नहर निकाल करके पानी को 2 अलग अलग बांधों में पहुँचाया जाएगा जो ऊपर की साइड में, एक तो टोंक में बीसलपुर है और एक सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध है। इन दोनों में पानी पहुँचाया जाएगा और फिर वहाँ से पूरे 13 जिलों को जो है वो स्थानांतरित किया जाएगा। बीसलपुर टोंक में है, जिससे जयपुर, टोंक और अजमेर जिलों को लाभान्वित किया जाएगा। ईसरदा सवाई माधोपुर में है, बनास नदी पे, उसमें फिर अगर पानी आ जाएगा तो सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर और बाकी ज़िले भी जो है वो लाभान्वित होंगे। उसके अलावा चंबल नदी के थ्रू पास वाले कोटा, बारां, ये सब तो प्रभावित होने वाले ही हैं। ओके, तो इसमें भी कुल लागत 1596 करोड़ है। इसका पूरा नाम है नवरेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना। मतलब नवरेरा फिर गलवा तक लाएंगे, फिर बीसलपुर तक लाएंगे, फिर ईसरदा तक लेकर जाएंगे पानी को। ठीक है, ये अपना पूरा प्रोजेक्ट है, नवरेरा, गलवा, उसके बाद में बीसलपुर, फिर ईसरदा। इस तरीके से इस पानी को लाया जाएगा उठा करके और फिर यहाँ ऊपर की साइड में डाला जाएगा, फिर यहाँ से नहरें निकाली जाएंगी। ठीक है, ये जो अपना बीसलपुर है ये टोंक में, ऐसे टोंक, अजमेर, उसके अलावा जयपुर, दौसा तक पानी जाएगा। और ईसरदा की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा, इन सभी जिलों को जो है वो पानी पहुंचाया जाएगा। ये नवरेरा एवरा बैराज परियोजना भी ERCB की ही एक पार्ट है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ जो कि अखबार की खबर है, अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान पत्रिका की खबर है। मैं पढ़ता हूँ इसे पूरा का पूरा, आप बस देखना। 9600 करोड़ रुपए से बनेगा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या है, जयपुर, ये खबर जयपुर से छपी है इसलिए वो लिखा हुआ है, जैसा अपना राजस्थान पत्रिका में आई थी खबर। ये प्रदेश के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आमजन और पशुधन के लिए पानी के साथ में औद्योगिक गतिविधियों के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम अब राजस्थान सरकार ERCP प्रोजेक्ट के जरिए करेगी। इस कैनाल पर 9600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट में की थी। यानी अपना ये जो बजट निकला है 24 फरवरी 2022 वाला, उसमें की थी। राजस्थान से करीब 3 करोड़ जनता का जुड़ाव ईस्टर्न राजस्थान से है। यह प्रोजेक्ट राज्य केंद्र सरकार के बीच में फंस के रह गया। मुख्यमंत्री पिछले 2 साल से आधा दर्जन पत्र प्रधानमंत्री और जल शक्ति मंत्री जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उनको लिख चुके हैं। नीति आयोग की बैठक में भी इसका मुद्दा उठा। प्रोजेक्ट की DPR अब बने 5 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है।
पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने इस राष्ट्रीय परियोजना को घोषित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक जो है वो राष्ट्रीय परियोजना दर्जा नहीं मिला है। कांग्रेस सरकार ने फिर से महामारी दौरान प्रस्तावित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के लिए राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मांगा था। साथ ही गर्मियों के दौरान पेयजल आपूर्ति के लिए एक आकस्मिक योजना भी तैयार की थी। गहलोत कई बार मुख्य पीएम को लिख चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं दिखा। अब गहलोत सरकार ने ईस्टर्न कैनाल का काम खुद करने का फैसला किया है और 13 जिलों को इससे पानी मिलेगा। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रयोग पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई एवं पानी मिलेगा। इन 13 जिलों में ये झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में मानसून के दौरान कुल्लू, कुल, पार्वती, काली सिंध, मेज जो नीचे की सारी नदियाँ हैं, बेसिनों से अधिशेष पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती और काली सिंध गंभीर नदी बेसिनों में पहुँचाया जाएगा। नोदरा ईसरदा लिंक का काम अब राज्य सरकार ही करेगी। ठीक है, तो नवरेरा से लेके ईसरदा तक को लिंक करने का जो प्रोजेक्ट है वो भी अभी राज्य सरकार करेगी। इसको जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही है। ओके, तो ये अपना ईआरसीपी कंप्लीट होता है। नवरेरा एवरा बैराज परियोजना कंप्लीट होती है, ये भी ईआरसीपी का ही हिस्सा है। अगर आपसे 10 नंबर में पूछा जाए तो इन सबको मिलाते हुए 10 नंबर आराम से लिख सकते हो, क्योंकि आपका डाटा बहुत हो चुका है अभी आप। और मैप बना देना थोड़ा सा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को कनेक्ट करते हुए, पूर्वी राजस्थान को कनेक्ट करते हुए दिखा देना। नवरेरा से इस तरीके से आप जो है लिंक करना इधर की साइड में बीसलपुर, और बीसलपुर से लिंक कर देना ईसरदा तक। ठीक है, तो आपको 10 में से 8-10 नंबर दे सकता है वो, मैप के साथ में अगर आप करोगे, डिजाइनिंग के साथ में करोगे। 2018 का 10 नंबर का सवाल था ये। ओके, ध्यान रखना, आगे भी पूछा जा सकता है इसी तरीके से। धौलपुर लिफ्ट परियोजना, तो धौलपुर लिफ्ट परियोजना भी एक इम्पोर्टेंट परियोजना है जो कि डायरेक्ट और कंप्यूटरकृत जो है पद्धति से संचालित पहली परियोजना है। ठीक है, तो याद रखना धौलपुर लिफ्ट परियोजना ये एस्काडा पद्धति पर आधारित है। एस्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एग्जीबिशन। पूर्णतः कंप्यूटर पद्धति से संचालित होती है। धौलपुर जिले में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा फव्वारा आधारित की जाती। तो ये थोड़ा सा याद रखना, पहली फव्वारा आधारित सिंचाई परियोजना नर्मदा वाली, और पहली कंप्यूटरीकृत सिंचाई परियोजना कौन सी है? धौलपुर लिफ्ट परियोजना। ओके, लिफ्ट का मतलब पानी को उठा के फिर दूसरी जगह भेजना। उसके अलावा बांधों के पुनर्वास के लिए एक योजना चलाई गई, बांध पुनर्वास परियोजना, ये विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई। जल से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं वो ज़्यादातर वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलेंगी। ठीक है, जल और बांध, जल सिंचाई सुविधाओं से रिलेटेड, तो वो थोड़ा सा माइंड रख लेना याद। जल से रिलेटेड जितनी भी योजना है वो वर्ल्ड बैंक से ही चलती हैं। बाकी उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी सहयोग लिया जाता है, लेकिन मोस्टली वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ओके, तो बांध पुनर्वास नाम से पता चल रहा है कि जो पहले के बांध बने हुए हैं उनको रीस्ट्रक्चर करना है, कहीं वो टूट नहीं जाए तो उनकी देखभाल करनी है। तो इसके तहत बड़े बांधों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया जाएगा, कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, इनको सबको स्काडा से जोड़ा जाएगा। स्काडा यानी कंप्यूटरीकृत, पूरा डाटा का डाटा स्काडा के तहत जोड़ दिया जाएगा। कौन कौन से बांध शामिल हैं? बीसलपुर बांध वाला बांध शामिल है जो कि अपना टोंक में है, जवाई बांध पाली में है, सुकली बांध सुकली नदी पे है, सेलवाड़ा बांध जो है वो सिरोही में है, माही बांध है अपना बांसवाड़ा में है, गंभीर नदी पे बना हुआ बांध है, मातृकुंडिया भीलवाड़ा का बांध है, छापी बांध है, सोम कमला अम्बा परियोजना जो कि अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। तो इन बांधों को जो है वो पुनरुद्धार किया जाएगा, किसके परियोजना के तहत? बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। उसके बाद में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, ये 2017 से 2014 तक के लिए चलाई जा रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही परियोजना है, राष्ट्रीय जल परियोजना, जो कि विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। तो थोड़ा सा याद रख लेना, जितनी भी जल से रिलेटेड परियोजना है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलेंगे। बाकी और भी हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान नहीं रहे तो तुक्का अगर लगाना हो कि जल से संबंधित परियोजना ये किसके सहयोग से चलाई जा रही है, पूछा गया काफ़ी बार कि ये परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है, तो जल से संबंधित हो तो वर्ल्ड बैंक का तुक्का लगा देना उसमें। ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना चलाई गई है। इसमें भी राज्य बांधों एवं नहरों की प्रणाली को सैटेलाइट के माध्यम से ऑनलाइन डाटा उपलब्ध कराना है। जितने भी बांध और नहरें सबको एक जगह पे ट्रांसपेरेंट मैनर पे एक पोर्टल पे उपलब्ध कराना है सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, तो बीसलपुर और जवाई बांध को, हमारे राजस्थान के 2 बीसलपुर और जवाई बांध को स्काडा सुविधा, सुपरवाइजरी कंप्यूटर कंट्रोल सुविधा है, तो उसके तहत जोड़ा जाएगा इसमें। ओके, उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट स्काडा वाले हैं। उसके अलावा और भी हैं, गोड़ा बांध जो है वो बूंदी में, माई बांध बांसवाड़ा में, नर्मदा नहर पूरी परियोजना उसको भी कंप्यूटरित किया जाएगा, किसके तहत? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत।
भाखड़ा नहर को भी जो है वो SCADA व्यवस्था में लागू की जाएगी, यानी उसे टोटली एंड टोटली सुपरवाइजरी अब आपको वो सेटेलाइट सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है, कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। जनता जल योजना, जनता और जल योजना मतलब जनता के सहयोग से जल संरक्षण, जनता को जो है वो जल पहुंचाना, ये हो रहा है जनता जल योजना। मतलब गांव में जनता के ही सहयोग से सभी लोगों को जल की उपलब्धता कराना। ये बहुत मतलब नॉर्मल सी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। एक्चुअली में सरकार ने सोचा कि ऐसा है कि अब हम जैसे अब पुराने टाइम का जैसे आगे अगर इस समय हम जो है वो गांव के लोगों को पानी हमारी योजनाओं के तहत नहीं दिलवा पाते हैं, तो ऐसा करते हैं जिनके पास में ट्यूबवेल है ना, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ट्यूबवेल वालों से बोलेंगे कि आप टंकी को भर दीजिए और टंकी के थ्रू गांव के लोगों को सप्लाई कर दी जाएगी। तो ट्यूबवेल वालों को कुछ जो है वो मेहनताना दे दिया जाएगा। तो राज्य के 31 जिलों में कुल मिला के इतने गाँव में जनता जल परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। 31 जिले में बीकानेर और जैसलमेर को छोड़ के बाकी सभी जिलों में जनता जल, ये मतलब लोगों की खुद की परियोजना मान सकते हो इसमें, ठीक है। और ये एक तरीके से PhD का योजना है, अपनी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अपना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, उसके तहत ये चलाई जा रही है। इस योजना का संचालन जो है वो शैक्षिक संगठनों, NGO, ग्राम पंचायतों की सहायता से किया जा रहा है। होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना और इस तरीके से जो पंप चालक होते हैं उनको भुगतान भी किया जाता है। कहना क्या है, जनता और जल योजना, ठीक है, जनता जल योजना इम्प्लीमेंटेशन तो करवा रहा है PhD, ठीक है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। उसमें क्या है कि मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, इस गांव में 100 घर हैं, ठीक है, 100 घर हैं इन गांव में। अब यहाँ पे इन लोगों के पास में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, इन्हें बहुत दूर से एक कुएं से पानी लेके आना पड़ता है। तो मान लीजिए इस गाँव में एक व्यक्ति के पास में एक ट्यूबवेल है, ठीक है, मोटर पंप आधारित ट्यूबवेल है। तो PhD कॉन्ट्रैक्ट करेगा इनके माध्यम से और बोलेगा कि हम यहाँ पे एक टंकी लगा देते हैं, आप इस ट्यूबवेल से पानी भर देना और हम जो है वो इन लोगों को सप्लाई करने का सिस्टम बैठा देते हैं। बस ये जनता जल योजना है। वहाँ के लोगों के सहयोग से ही पूरे गांव को पानी की सुविधा उपलब्ध कराना जनता जल योजना। बाकी अब धीरे धीरे जनता जल योजना की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से जल शक्ति मिशन के तहत हर घर जल पानी पहुँचाने की योजना कोशिश कर रहा है। उसके बाद में मुख्यमंत्री राजनीर योजना 2020 में शुरू हुई। शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत अगर 15,000 लीटर से कम होती है तो जल शुल्क को माफ़ कर दिया जाएगा। बहुत शानदार योजना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने ट्वीट करके इसका एक्सप्लेन किया था कि अगर आप शहरी क्षेत्रों में रह रहे हो और घरेलू उपभोक्ता हो और आपका मासिक जल खपत 15,000 लीटर से कम है, शहरों में जो पानी की खपत है अगर वो आपकी 15,000 लीटर से कम है एक महीने में, तो आपका महीने का बिल माफ। दैट्स इट। मुख्यमंत्री राजनीर योजना। खराब पड़े वाटर मीटरों के स्थान पर अब स्मार्ट आर्ट मीटर भी लगाए जाएंगे इसमें। ओके, ये मुख्यमंत्री राजनीर योजना है। पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये पूछा गया है, पिछले 1-2 साल में इसे 3-4 बार पूछ लिया गया इस योजना को। नीरांचल योजना कोई खास नहीं है, ये अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रामीण विकास मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। राजस्थान की इतनी योजनाओं और राजस्थान से कुल मिला के 9 राज्य और 18 जिले में, लेकिन ये याद नहीं रखना है राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर इसमें शामिल हैं। नीरांचल योजना वही जल के संबंधित लोगों को पानी पहुँचाने से रिलेटेड है। राजीव गांधी जल संचय योजना, अब ये योजना जो है वो जल का संचय करने से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2019 को हुई थी। अच्छा, 2 डेट आप याद कर लेना, 20 अगस्त, ठीक है, और 19 नवंबर रट लेना, ठीक है। तुक्का अगर लगाना हो तो इनमें ही लगाना। ऐसा पूछा जाएगा इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। अब 20 अगस्त क्या है कि राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, ठीक है, 20 अगस्त 1945। और 19 नवंबर क्या है, ये इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है, ठीक है। 19 नवंबर 1907 या 8 में इंदिरा गांधी का जन्मदिन था। तो अब आप याद रखना कि जितनी भी योजनाएं राजस्थान सरकार चलाएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार है, तो 20 अगस्त या 19 नवंबर को ही मोस्टली इम्प्लीमेंट करती हैं। बाकी पहले केंद्र में जब मनमोहन सरकार थी तब भी वो 20 अगस्त या 19 नवंबर को ही जो है वो योजना चलाई जाती हैं। वो आपको पता है क्यों चलाई जाती हैं, परिवार भक्ति क्यों की जाती है, वो आप सब जानते हैं। उसके बाद में राजीव गांधी जल संचय योजना शुरुआत 20 अगस्त 2019 से हुई थी। इसमें क्या हो रहा है, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय, जन भागीदारी एवं दानदाताओं के सहयोग से राज्य में जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो समझने का इसमें कुछ है नहीं, जल का संरक्षण करना है तो इसमें
सभी जो डिपार्टमेंट हैं उनका कोऑर्डिनेशन करवाया जा रहा है। उसके बाद में जन भागीदारी करवाई जा रही है और जो दानदाता हैं वो पैसा दे करके एनजीओ के थ्रू जो है वो जल संरक्षण कराया जा रहा है। उसके बाद में नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम एक योजना है, एक परियोजना है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर इसे हिंदी में समझें तो राष्ट्रीय योजना संरक्षण के लिए, किसके संरक्षण के लिए? एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए। ठीक है, तो जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना, इसका नाम है केंद्र और राज्य वित्त पोषण। अच्छा, केंद्र राज्य वित्त पोषण वाला आप हमेशा ध्यान रखना 60-50 है, लेकिन ये जल जीवन मिशन जो अपनी योजना है इसमें 50-50 है। और अगली बार जब पूछा जाएगा ना, इसका पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी परियोजना वर्तमान में जो चल रही है वो यही परियोजना चल रही है। ध्यान रखना, जल जीवन मिशन सबसे बड़ी परियोजना चल रही है वर्तमान में। ध्यान रखना हर कंडीशन में। अगली बार 5 नंबर का सवाल जो आपका बनेगा ना वो इसमें से ही बनेगा, जल जीवन परियोजना में से। पहले ऊपर वाली देख लेते हैं, जल पारिस्थितिकी, इसमें ये जो है वो वित्त पोषण है। 2 योजनाओं को मिला लिया गया है, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, राष्ट्रीय आर्द्र संरक्षण कार्यक्रम। अब आप ये बोलोगे राष्ट्रीय झील संरक्षण क्या है, तो पहले ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य है झीलों को प्रदूषण से संरक्षित करना, जो झीलों में प्रदूषण हो जाता है उससे बचाना। हमारे राजस्थान की जो 6 झीलें इसमें शामिल की गई हैं उनको प्रदूषण से बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। NLCP, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इसमें 6 झीलें हैं, फतेह सागर उदयपुर वाली है, पिछोला उदयपुर वाली है, आना सागर अजमेर वाली है, पुष्कर अजमेर वाली है, नक्की झील माउंट आबू वाली है और मान सागर जयपुर वाली है। इन झीलों में अगर कचरा हो जाता है तो उसकी साफ सफाई टाइम टू टाइम पे की जाती है। बस ये है, इसमें केंद्र और राज्य का वित्त पोषण वो 60-40 है। मोस्टली जितनी भी केंद्र और राज्य की सरकार की जल से रिलेटेड योजनाएं उनमें वित्त पोषण 60 रिलेटेड 40 है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट जल शक्ति मिशन में 50-50 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रख लेना। ओके, ये अपनी योजना राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जो है वो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है, 2001 से शुरू है। ये वाला मैंने आपको ERCP रिलेटेड अपडेट कर दिया था। तो NLCP हुआ, उसके बाद में एक जो मैं आपको बताने वाला था ये वाला प्रोजेक्ट था जिसमें दूसरा शामिल किया है, क्या शामिल किया है अपना इसमें NCPA में। पहला तो हो गया अपना ये वाला राष्ट्रीय झील संरक्षण, दूसरा है राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। तो आर्द्रभूमि से रिलेटेड भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्द्रभूमि, ओके, आर्द्रभूमि आई थिंक वेटलैंड वाला इसमें किधर है, लेट मी चेक। वेटलैंड एंड शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, इसमें आगे पेजेज में वो आगे हम देख लेंगे। ओके, वेटलैंड से रिलेटेड है, हमारे राजस्थान से जो है वो 2 जो है वो नम भूमि संरक्षित क्षेत्र हैं। एक तो अपना केवलादेव घना पश्चिमी बिहार और भरतपुर वाला, दूसरा सांभर झील जो है वो 2 ही वेटलैंड है हमारे राजस्थान से। बाकी ऑल इंडिया में 49 वेटलैंड है। ऑल इंडिया में पहला वेटलैंड जो था वो चिल्का झील ओडिशा की थी। बस ये कंप्लीट हो गया आपका राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। ओके, रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था 1971-72 में और भारत ने उस पर सिग्नेचर किए थे 1981 में। तो 1981 में जैसे सिग्नेचर किए, पहले चिल्का झील को, फिर हमारे भरतपुर के केवलादेव घना पश्चिमी बिहार को वेटलैंड संरक्षित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। ओके, तो जल जीवन मिशन पे अब बात करते हैं। ये समझ में आ गया, NPCA नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें हमने झील वाला शामिल कर लिया, आर्द्रभूमि वाला ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी नोट्स में है कहीं ना कहीं। तो ओके, अब बात करते हैं जल शक्ति जीवन मिशन, सबसे इंपॉर्टेंट। 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। 2019 में जब नई सरकार बनी थी, यानी नरेंद्र मोदी जी की दूसरी सरकार बनी थी, तो उसमें एक नया मंत्रालय बनाया गया था, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, जिसके हेड बनाए गए थे हमारे राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत को। उन्होंने जो है वो प्लान बनाया जल शक्ति मिशन और उसकी घोषणा करवाई नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 15 अगस्त लाल किले से कि 2024 तक हमारे पूरे इंडिया के गांव और शहरों में हर घर में पानी की सुविधा पहुंचनी चाहिए। टैप वाटर सिस्टम, यानी नल खोलते ही पानी आपके घर में होना चाहिए। ये योजना अपने आप में बहुत बड़ी परियोजना है, जिसके बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल था। वो परियोजना चलाई और उसका बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। मोस्टली बहुत सारे गांव में जो है वो इस तरीके से पानी पहुंच भी चुका है और जहाँ तक पूरी उम्मीद है 2024 से पहले ही ये परियोजना कंप्लीट कर ली जाएगी, क्योंकि ये मिशन मोड पे चल रही है। इस जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने
और राज्य सरकार ने दोनों को ही काम करना है। केंद्र 50% रुपए देगा, राज्य 50% रुपए देगा। केंद्र और राज्य मिलके ही इस काम करेंगे। दोनों ही केंद्र और राज्यों का फायदा है, ताकि वो अपने वोट बैंक के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी योजना है, इसके बारे में सोचना, इम्प्लीमेंट करना, देखो ऐसा है कहने के लिए बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाना, मुझे वो नरेंद्र मोदी सरकार से बहुत कुछ सीखने को सकते हैं। कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आप ये सोच के देखिए, आज से 8 साल पहले 2014 तक हमारे ऑल इंडिया में सिर्फ 15% जो है वो शौचालय थे, सिर्फ 15%। और आज हम 90% शौचालय तक पहुंच गए। वो एक बात छोटी थी, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, लोगों की मेंटेलिटी चेंज करना ही बहुत बड़ी बात थी। लोगों के पास में खाते नहीं थे, जनधन खाते खुलवाना, सब लोगों का जनधन खाते खुलवाना। छोटी बातों को आप प्रोजेक्ट के रूप में लेके चलें और बिहेवियरल चेंज करें तो ही देश बदल सकता है। याद रखना, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 2014 तक किसी भी सरकार ने ये नहीं सोची कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। ये सोची ही नहीं प्रॉपर तरीके से। इम्प्लीमेंट करना तो दूर की बात है, और पहली बार मोदी सरकार ने सोची और इम्प्लीमेंट करना। ये बढ़ाई करना नहीं है, ये सच्चाई बताना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं। उनमें से एक योजना ये भी है कि 1947 से लेके और अब तक हमारे यहाँ पे लोगों को मटका लेके 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जाना पड़ता है और फिर पानी के लिए तरसना पड़ता है। तो ये योजना भी अपने आप में मोदी सरकार की सबसे बड़ी परियोजनाओं में और सफल परियोजनाओं में से एक मानी जाएगी। ओके, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देश के प्रत्येक घर को 2024 तक जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। वित्त पोषण अपना 50-50 का है, और हिमालयी क्षेत्र अगर हैं तो 90% जो है वो राज्य केंद्र देगा और 10% राज्य को देने पड़ेंगे। ओके, भागीदारी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की और स्थानीय समुदाय, तीनों को शामिल करके इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को 35 लीटर पर डे जो है वो जल उपलब्ध होना चाहिए आने वाले समय पे। जल जीवन कोष भी बनाया गया है इसके लिए। 2021 में इसकी घोषणा की गई है कि अगर पैसे की कमी पड़ रही है तो फंड बना देते हैं, बट ये योजना रुकनी नहीं चाहिए, फास्ट मोड पे चलनी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन कोष भी बनाया गया है। ओके, तो ये जल जीवन मिशन, मेरा संभावना है कि अगली बार एग्जाम में 5 नंबर में इससे सवाल पूछा जाएगा। नहीं तो प्री एग्जाम में तो निश्चित एक सवाल बनता ही बनता है। एक तो वित्त पोषण याद रखना ना, 50-50, बाकी में 60-40 है, लेकिन इसमें 50-50 है। ध्यान रखना, इसमें से सवाल निश्चित बनेगा ही बनेगा। बहुत बहुत मेजर परियोजना है ये। ठीक है, ये हमने देख लिया जल झील संरक्षण में अपनी राजस्थान की 6 झीलें हैं। ओके, अब बात करते हैं अपर यमुना रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। अपर यमुना यानी यमुना नदी जैसे आती है, ये मान लीजिए कि इंडिया वाला, इस वाले मैप से ही देख लीजिए। हमारा ये जो लोगो है बहुत जगह काम आ जाता है समझाने के लिए आपके लिए। ओके, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है यमुना नदी, और इस तरीके से यमुना डायरेक्ट नहीं, यहाँ से मान लीजिए कि एक गंगा नदी निकल रही है, ये जा रही है इधर, और इसकी एक सहायक नदी निकल रही है यमुना। यहाँ हमारा राजस्थान है, चंबल नदी से यहाँ पानी जाता है इसमें। ओके, अब यमुना में भी हमारे राजस्थान की कुछ हिस्सेदारी बनती है, तो उसके लिए इस वाले क्षेत्र में ऊपर यमुना का ऊपर वाले हिस्से में 3 जो है वो बांध बनाए गए हैं। ठीक है, और उन बांधों में से हमारे राजस्थान के लिए कुछ हिस्सा दिया जाएगा, और वो दिया जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट लखवाड़ परियोजना से। ठीक है, तो बस इतना ही, यमुना नदी पे जो बांध बनाए गए हैं उनमें हमारे राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है, तो वो एक परियोजना के तहत दिया जाएगा। यमुना नदी के पानी को बंटवारे के लिए जो है वो प्रोजेक्ट बनाया गया था, 1994 में समझौता हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी राज्यों को जो है पानी मिलना चाहिए। हमारे राजस्थान को थोड़ा सा, नाम मात्र ही पानी मिलता है। कितना? 3198 क्यूसेक पानी मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी है वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमारे राजस्थान को इतना क्यूसेक पानी मिलेगा। 2008 में प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। यमुना एवं सहायक नदियों पे 3 परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। एक है लखवाड़ परियोजना, एक है रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना, एक है किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना एक जगह है अपना उत्तराखंड में, यूके में, एंड उसका नाम है लखवाड़। वहाँ पे 204 मीटर ऊंचा एक बांध बनाया गया है। ये लखवाड़ का ही फोटो है, लखवाड़ परियोजना का ही फोटो है, जिस पर अभी काम ही चल रहा है। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को। तो यमुना नदी पे बांध बना हुआ लखवाड़, जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ से राजस्थान के 4 जिले भरतपुर, चूरू, झुंझुनू और सीकर को जो है वो पानी मिलने वाला है लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के तहत। ठीक है, उसके अलावा भी अपर गंगा में और भी हैं, रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना, किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना।
जो कि गिरी नदी पे बनी हुई है। सिरमौर हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध बना हुआ है। किसाऊ बांध जो बना हुआ है टोंस नदी पे, यमुना की सहायक नदी देहरादून में, इसमें भी बना हुआ है। लेकिन इनसे हमारे राजस्थान को पानी नहीं मिलने वाला। हमारे राजस्थान को पानी मिलने वाला है लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना से। तो लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना आपको 5 नंबर में समझानी है, तो किस तरीके से आप समझा सकते हो, एक बार पूरा देख लीजिए। इस यमुना नदी पे जो यहाँ पे लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना है, इससे नहर निकाली जाएगी। इस पे 2 हेड बनेंगे, एक बनेगा ताजे वाला हेड यमुनानगर में और एक बनेगा ओखला हेड जो है वो दिल्ली में। तो ओखला हेड से तो भरतपुर को से जल पेयजल मिलेगा और ताजे वाला हेड से चूरू, झुंझुनू और सीकर को पानी मिलने वाला है। बस ये ध्यान रख लेना है। अब 5 नंबर में अगर समझाना हो 50 शब्दों में तो किस तरीके से समझाएंगे। अपर यमुना क्षेत्र में अपर यमुना रिवर प्रोजेक्ट के तहत 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जिनमें लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना, रेणुका परियोजना एंड किसाऊ बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं। लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना से हमारे राजस्थान के 4 जिलों भरतपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर को पानी मिलेगा। लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना लखवाड़ नाम की जगह यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचाई का बांध बनाया जा रहा है। वहाँ से जो नहर निकाली जाएगी उसके 2 प्रमुख हेड हैं, जिनमें एक है अपना ताजे वाला हेड और दूसरा है ओखला हेड। ताजे वाला हेड यमुनानगर जो कि हरियाणा में, वहाँ से चूरू, झुंझुनू और सीकर के लिए नहर निकाली जाएगी और ओखला हेड से हमारे भरतपुर के लिए पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति की जाएगी। तो ये अपना लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना 5 नंबर में आप लिख लोगे। आगे बात समझे। ओके, राजस्थान में सिंचाई की स्थिति मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्लियर हुआ। केंद्रीय भूजल आंकलन आपको मैंने बता दिया, अटल भूजल योजना मैंने आपको बता दी। 2 परियोजनाएं और रह गई हैं, फिर अपना सेकंड पार्ट में चलेंगे। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP, राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ओके, इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं से है एंड संबंधित बांधों और नहरों का पुनरुद्धार करना और विस्थापितों का पुनर्वास करना एवं आसपास रोजगार डेवलप करना। ठीक है, तो ये भी RWSLIP एक तरीके से बांधों को विस्थापित करना या पुनरुद्धार करने वाली परियोजना है। ठीक है, एंड जाइका के सहयोग से 2017 से इसे शुरू किया गया है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जाइका का फुल फॉर्म। 27 जिलों में 4.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल दक्षता को बढ़ाया जाएगा, यानी जो बांधों में रिसाव हो रहा है बांधों को सही करना एंड फिर जल दक्षता को बढ़ाना। राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन योजना। ठीक है, राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन योजना, राजस्थान वेस्टर्न एरिया एंड वाटर रीस्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, तो इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के पुनर्गठन हेतु NDB के सहयोग से इसे संचालित किया जा रहा है। कुल मिला के 3,291 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। IGNP वाले सभी जिले इसमें शामिल हैं। IGNP की संरचना एवं रिसाव को रोक कर क्या जो है वो उसको पुनर्गठन करना। 2 नाम मैंने आपको बताए RWSLIP। ठीक है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, इसका उद्देश्य ये है कि राजस्थान के 27 जिलों में जो 137 सिंचाई परियोजनाएं हैं, मैंने तो आपको जो बड़ी बताई 7, बृहद बताई 7, मध्यम बताई 5 और 41 तो लघु बताई। उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी परियोजनाएं, तो उन सबको शामिल करते हुए उन सब का पुनरुद्धार करना है। और उससे क्या होगा, जो बांधों में रिसाव आ रहा है, जो पानी निकल रहा है, फैल रहा है, वो सबको रीस्ट्रक्चर करना है, रिपेयर करना है, ताकि जो है वो इधर की साइड में करीब करीब 4.70 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसकी जल दक्षता बढ़ जाए। ओके, ये तो अगली बात आपकी हो गई RWSLIP। और ये वाली जो है वो राजस्थान मरु क्षेत्र, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, उसे 40-50 साल होने को आसपास हो गए प्रथम प्रोजेक्ट को। प्रथम प्रोजेक्ट कहाँ तक था? प्रथम प्रोजेक्ट पूगल तक था। तो अपना मसीता वाली हेड से और पूगल तक का जो प्रथम प्रोजेक्ट था, या इवन इफ हरी के बराज से पूगल तक, ठीक है, तो उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए ये NDB के सहयोग से चलाई जा रही है और ऊपर वाली जो चलाई जा रही है वो जाइका के सहयोग से चलाई जा रही है। तो थोड़ा याद रख लेना, वही IGNP को पुनरुद्धार करना है एक तरीके से। तो बस ये ध्यान रख लेना है। 2 सबसे इंपॉर्टेंट 2 नंबर या 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान मरु क्षेत्र वाली जो है पुनर्गठन, नाम से समझ में आ जाएगा आपको। राजस्थान मरु क्षेत्र में आप जाएंगे तो इंदिरा गांधी नहर, ठीक है।
पुनर्गठन यानी रिस्ट्रक्चर करना है। अब इतना ध्यान रखना, बाकी तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू होती हैं, ये अकेली ऐसी है जो अपना नेशनल डेवलपमेंट नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू, न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू बोलेंगे, जो कि ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानी जाती है। जो ब्रिक्स देश हैं उन्होंने मिलकर के एक बैंक बनाई है जिसका जो मुख्यालय है वो संघाई में है, ठीक है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो उसके सहयोग से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो पहला चरण था उसको रिस्ट्रक्चर करना, और इधर राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, अब आजीविका है लेकिन इसका ओरिजिनली उद्देश्य तो जितनी भी 27 जिलों की 137 परियोजना है उनको पुनः रिस्ट्रक्चर करना है। बट ये ध्यान रखना, ये किसके सहयोग से चल रही है, जाइका के सहयोग से चल रही है। तो आई थिंक मैंने आपको जो आज के इस लेक्चर में कवर किया है वो कवर किया है जल संसाधन, प्रमुख नहर परियोजनाएं, प्रमुख योजनाएं। एक बार सब कुछ जल्दी से फास्ट में देखते हैं। पहली बात तो हमारा राजस्थान का 11वें नंबर पे आता है जल संसाधन के मामले में, ठीक है। कुल सिंचित क्षेत्र है 39 लाख, बृहत परियोजनाएं हैं 7 और छोटी हैं, मध्यम है 5 और बाकी छोटी छोटी 41 और भी बहुत सारी हैं। बृहदों में नर्मदा है, परवन है, धौलपुर लिफ्ट परियोजना है, राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना जो मैंने अभी बताया, जस्ट बृहद परियोजना अभी चल रही है जो, ठीक है, जो कि अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ना ये वाली, इसके पहले चरण को जो है वो डेवलप करना है, रीडेवलप करना है, ठीक है। उसके बाद में नवरेरा बांध पर प्रोजेक्ट चल रहा है, उच्च स्तरीय जो ऊपरी वाली नहरें ये सब इनके बारे में है, एंड पीपल कोट, तो ये 7 तो ये हैं। उसके बाद में मध्य में गड़दड़ा बूंदी में है, ताकली कोटा में है, गागरोन में है, झालावाड़ में है, ल्यासी 12 और हाथी 2, ये अपना 5 जो है वो मध्यम वाली हैं। प्रमुख नहर हमने IGNP नर्मदा नहर देखी। अब IGNP के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 1952 में शुरू हुई थी, इससे पहले गंग नहर भी बन चुकी थी। प्रथम चरण में 393 किलोमीटर, द्वितीय चरण में 256, हरिके बैराज से मछीतावाली हेड तक लिया गया, फिर उसके बाद में मछीतावाली से पुगल तक लाया गया, फिर पुगल से मोहनगढ़ तक लाया गया। हमारे राजस्थान में कुल लंबाई है 480, ठीक है, और अगर मुख्य नहर की बात करें तो 445। मुख्य नहर राजस्थान में 35 किलोमीटर अंदर से शुरू होती है मछीतावाली हेड से, ओके। ये हो गई इंदिरा गांधी, फिर नर्मदा, इसके बारे में बस इतना याद रखना कि 4 राज्यों की है और ये पूर्णतः फब्बारा आधारित है जालौर और बाड़मेर जिलों के लिए। परबन बहुउद्देशीय परियोजना जो झालावाड़, बारा और कोटा 3 जिलों के लिए जलापूर्ति करेगी। इससे शेरगढ़, झाबड़ा और कवई के थर्मल प्लांट को जो है वो पानी मिलेगा। ERCP इस पर बहुत डिस्कस किया, शुरुआत 3700 करोड़ से हुई थी, वर्तमान में 9600 करोड़ है। 13 जिले, 3 करोड़ जनसंख्या, 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई। ओरिजिनली जो मानसूनी नदियां हैं पार्वती, काली सिंध, मेज, उनका पानी लेकर के ऊपर की साइड में बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर इनमें स्थानांतरित करना है, ओके। इसी में नवरेरा एवरा बैराज परियोजना चल रही है, जो कि हम नवरेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक से बोल सकते हैं। नवरेरा से गलवा, बीसलपुर और ईसरदा मैप बनाएंगे तो मजा आएगा उसमें, ओके। इसके तहत जो है वो 13 जिले कवर हो ही रहे हैं। धौलपुर लिफ्ट परियोजना कंप्यूटरीकृत, इतना ध्यान रखना। बांध पुनर्वास योजना ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना ये GI एक्ट जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सैटेलाइट ऑनलाइन करवाना, सभी ऑल इंडिया के जितने भी हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे राजस्थान के बहुत सारे हैं। जनता जल योजना गांव के लोगों के सहयोग से गांव के लोगों को पानी सुनिश्चित करवाना, ये PHD के द्वारा चलाया जा रहा है, ओके। राजनीर योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2020 में शुरू हुई। शहरों में रह करके अगर आप 15,000 लीटर से कम खर्च करते हो तो आपका बिल माफ़ कर दिया जाएगा और ख़राब जो मीटर पड़े हैं उनको स्मार्ट आर्ट मीटर में बदला जाएगा। नीरांचल योजना कुछ याद नहीं रखना, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, ओके। राजीव गांधी जल संचय योजना कुछ याद नहीं रखना, बस 20 अगस्त राजीव गांधी का जन्म हुआ था, बस इतना ध्यान रख लेना। NPCA नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक, यानी जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उनको जो है वो बचाने के लिए इसमें 2 परियोजना को शामिल कर दिया गया। राष्ट्रीय झील संरक्षण, झील संरक्षण में अपनी 6 झीलें आती हैं, और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण, इसमें हमारे राजस्थान के 2 क्षेत्र आते हैं, केवलादेव एंड सांवर। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मिशन सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है 5 नंबर के लिए। इसमें 50-50 का रेशियो, बाकी 60-40 का रेशियो था, यहाँ पे 50-50 का रेशियो है। प्रत्येक देश के प्रत्येक परिवार को 2024 तक घरेलू जल कनेक्शन देना, यानी
टैप वाटर कनेक्शन देना, नल खोलते ही आपके घर में पानी आना चाहिए। ओके, और 55 लीटर पर डे प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराने की इसमें है। 2 अक्टूबर 2021 में इसमें जल जीवन को फंड शुरुआत की गई थी। बाकी इस योजना की शुरुआत लाल किले से जो है वो मोदी जी के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, 6 झील बताई। ERC का मैंने अपडेट बता दिया, केंद्र सरकार ने जो है वो पैसा नहीं दिया, तो अब अपने अशोक गहलोत जी 9600 करोड़ रुपए खर्च करके खुद से बनाएंगे। अपर यमुना रिवर प्रोजेक्ट, यमुना नदी पे 3 प्रोजेक्ट हैं। लखवाड़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी उसके अलावा रेणुका है और किसाऊ है। तो लखवाड़ जो है उससे लखवाड़ यूके में जो है वो बांध बन रहा है। और राजस्थान के 4 जिले भरतपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर को, एक को ताजेवाला हेड से 3 को आ रहा है और ओखला हेड से भरतपुर को आ रहा है। ओके, सिंचाई की स्थिति 88 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो रही है। सबसे ज़्यादा जो हो रहा है नलकूपों से हो रहा है। जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं उनसे 39 लाख हेक्टेयर हो रहा है। ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई 2 ऊपर वाले जिले हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर में हो रही है। न्यूनतम सिंचाई डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हो रही है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई अगर बात करें तो इंदिरा गांधी नहर सबसे ज़्यादा, गंगा नहर और चंबल नहर। भूजल आंकड़ा रिपोर्ट में हमारे राजस्थान में नाम मात्र है, 1.16% जो है वो अपना सतही जल है। भूजल 1.72 है। 295 ब्लॉक हैं। सबसे ज़्यादा डार्क जोन जो है वो सबसे ज़्यादा है, 203। जितना रिचार्ज होना चाहिए उससे ज़्यादा वहाँ पे दोहन हो रहा है। उसके बाद में सुरक्षित ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ 37 हैं, जहाँ पे जितना रिचार्ज हो रहा है उसका सिर्फ 70% जो है वो दोहन हो रहा है, यानी वहाँ पे पानी की उपलब्धता है। 3 लवणीय ब्लॉक हैं, नाम याद रखना है, तारानगर, खाजूवाला और रावतसर। प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा लवणीय ब्लॉक नहीं है। तो कोई तीसरा और नाम दे दिया गया, जैसे कि नोखा नाम दे दिया गया, तारानगर, खाजूवाला, रावतसर और नोखा, तो आपको चौथे पे टिक लगा देना। 29 जिले जो हैं वो अति दोहित हैं और 4 जिले सुरक्षित हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। 2 ऊपर के 2 नीचे वाले। अटल भूजल योजना, ये जो है वो एक तरीके से भूजल को रिचार्ज अधिक करवाना और दोहन कम करवाने की योजना है। ठीक है, ये 2020 से 2025 तक चलने वाली योजना है। 2 लास्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं अपना, एक है राष्ट्रीय राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार, जितने भी बांध हैं उन सबको जो है पुनरुद्धार करना, ये जो चलाई जा रही है वो जाइका के सहयोग से चलाई जा रही है। और दूसरा अपना राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना, ये अपनी NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानी जाती है, उसके सहयोग से चलाई जा रही है। और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जो है वो रिस्ट्रक्चर करने का काम है। ओके, तो ये अपना 2A कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने जल संसाधन, जल परियोजनाओं के बारे में और जल से रिलेटेड डाटा को देख लिया है। धन्यवाद, फिर हम 2B में मिलते हैं। थैंक यू ऑल।